दक्ष दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज हमारे साथ हैं चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान जी, जो सांगवान खाप के मुखिया भी हैं। काफ़ी दिन के बाद इनसे मुलाकात हुई है। आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन पर और विधानसभा का सेशन चल रहा है इस पर, इसके अलावा भी कुछ और मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। आज इनसे जानना चाहते हैं कि आज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको लेकर ये क्या महसूस कर रहे हैं। सांगवान साहब नमस्कार जी। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार बोल दो। तमाम दर्शक भाइयों को और आपके चैनल को मेरा नमस्कार। आज जो इस टाइम चुनाव के परिणाम आए हैं जी, उनको लेकर आप राजनीतिक जो हालात बने हुए हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं इस टाइम? ऐसा है, पूरा ये जो 4 स्टेटों का चुनाव था जी, ये हिंदुस्तान की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था जी और इसमें बीजेपी ने कामयाबी मिली जी पंजाब के अंदर आप पार्टी ने कामयाबी मिली जी तो एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम खड़ा हो गया जी। आज पूरे हरियाणा के भी लोग आप पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। जी जी लोगों में अबड़ तबड़ मची हुई जी जी और उत्तर प्रदेश और 4 स्टेटों में बीजेपी की जो सरकार बनी है जी, उससे ये भी मैसेज गया कि बीजेपी आज सबसे मजबूत पार्टी देश के अंदर है। सांगवान साहब बीच में आपको टोकूं, जो एक तरफ 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, एक अकेले पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीत के आई है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लेकर एक रुझान बन गया है। इन परिस्थितियों में भी हम और लोग, हरियाणा के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि सांगवान साहब का जो रुझान है वो सरकार की तरफ नजर आ रहा है। ऐसा है, अभी लोग क्या कहते हैं वो तो लोगों की अपनी सोच है जी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी ने इस आंदोलन के बाद जो भी दादरी हल्के की जो डिमांड थी जी, जो मेरी डिमांड सरकार ने पूरी की जी, चाहे कॉलेज की बात थी, मेडिकल कॉलेज की बात थी, चाहे सीवरेज पानी की बात थी या बाईपास की बात थी, जी, तो मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे को करने से हमारे हल्के का जो काम करे है, हमने एक ही तो ध्येय है राजनीति का भी ज्यादा से ज्यादा जनता का विकास हो, ज्यादा ज्यादा भला हो, समाज का भला हो। जी, इस राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठे करना, बहुत मस्ती मारना तो है नहीं। हम तो सामाजिक पंचायती आदमी, तो पंचायती आदमी होने के नाते, एक पंचायती मुखिया होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो आदमी हमारे को कोऑपरेट करता है, जो समाज के इलाके की भलाई का काम करता है, उसको प्रोत्साहन देना भी मेरा काम है। सांगवान साहब बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ कि पीछे हरियाणा में कितने मुख्यमंत्री जितने रहे, सब ने अपने नाम से कुछ जिले बनाए, कुछ सब तहसील बनाए, सब डिवीजन बनाए। चरखी दादरी को लेके आप 2 लोगों का नाम उस पर एक मोहर के रूप में है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक अपने नाम से जिला बनाया चरखी दादरी, आपकी रहनुमाई में वो हुआ, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि बहुत लंबी डिमांड थी और 2016 में 18 सितंबर 2016 को दादरी में घोषणा की। जिस रैली के अंदर घोषणा की उस रैली का संयोजक में मैं था जी। उसके बाद जो भी जरूरत पड़ी, हल्के की जो भी बात थी, माननीय मनोहर लाल जी ने प्रस्ताव के आधार पे उठाई और उन्होंने बात को माना। सिर्फ एक हमारे जहाँ किसान आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन में पदवी छोड़ा, समर्थन वापस लिया और किसान भाई कंधे से कंधा लड़ाई लड़के 13 महीने तक लड़ाई लड़ी। इसमें हम ये भी कह सकते हैं जी कि सोमवीर सांगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो बात करते हैं तो आर पार की करते हैं। अगर वो साथ हैं तो मुद्दों पे हैं, साथ हैं, और अगर वो नाराज हैं या विरोध कर रहे हैं तो उनके पीछे भी कोई जस्टिफिकेशन है। ऐसा सब अर्थ है, किसान के घर में पैदा था, किसान हूँ तो मैं किसान की पीड़ा को समझा, इसलिए किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा। सांगवान साहब, चरखी दादरी को पिछले अगर हम 10-12 साल पहले की स्थितियां देखें तो चरखी दादरी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकते कोई, तो अब काफ़ी फर्क पड़ा है। क्या क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कल के दादरी में और आज के दादरी में कितना फर्क आ गया? मैं कहता हूँ कि अब जो दादरी है ये और आने वाले 10 साल के अंदर जमीन और आसमान का फर्क हो। उसमें क्या क्या ऐसी चीजें जी? दादरी इज ए बिग विलेज, कोई बड़ा शहर नहीं था, बड़ा गांव था बिना सुविधाओं का जी। वहाँ न सीवरेज व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था थी, न रोड थे, कुछ काम नहीं हो रहा था। जिला बनने के बाद
उसके अंदर सुधार हुआ जी 3 152 हाईवे निकला जी 3 हाईवे नजदीक से निकल गया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया इसलिए दिल्ली के नजदीक है इसलिए यहाँ व्यापार का केंद्र बनेगा उधर कॉरिडोर बन गया तो ये आने वाले टाइम के अंदर दादरी बहुत कुछ जी बड़ा शहर बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है उसका कारण है कि सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सुविधा दे दी तो वहाँ कुछ थी नहीं जी कॉलेज सरकारी नहीं था कॉलेज सरकारी दिया जी और बाईपास दिया जी और एक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का 203 एकड़ जमीन पड़ी है उसमें भी कोई अगर कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप हो हाँ मतलब कहते हैं कि इंडस्ट्रियल मतलब अगर औद्योगिक विस्तार होता है तो विकास होता है तो आपके पास वहाँ संभावना है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है अब मतलब प्रगतिशील शहरों में गिनती दादरी की होने लगी है तो औद्योगिक विस्तार के अलावा क्या वहाँ खेलों से रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी वगैरह की भी आपकी कोई मांग है जी? ऐसा है कि एक स्टेडियम की रखी जो सनस्पर के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम बनने लगे हैं वहाँ हमारे बहुत पुराने खिलाड़ी खेलों का हब कह सकते हैं दादरी को जी तो वहाँ पिछले सेशन में भी उठाई थी अब की बार भी उठाई थी कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसके अंदर होनी चाहिए जहाँ हमारे बच्चे खेलों में आगे बढ़ सके तो अपनी तरफ से प्रयास है आने वाले टाइम में मैं ये जगह नहीं ये भी संकोच नहीं कि आने वाले टाइम में दादरी एक बेहतरीन सिटी और एक डेवलपमेंट शहर होगा जिसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी और माननीय मनोहर लाल जी ने जो मेरे कहने इतना काम करे तो मेरा भी कर्तव्य बनता था लोग आप पार्टी की तरफ भाग रहे हैं हमारा कोई मकसद नहीं था हमारा एक मकसद है राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठी करना मौज मस्ती मारा नहीं था इलाके का काम कैसे जनता की तकलीफ को कैसे मिटे तो उसमें मनोहर लाल जी ने हमारे को कोऑपरेट कर हर मामले में सहयोग किया है तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जनता की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी का और एक अच्छे आदमी को कोऑपरेट करना हमारा सरकार के कार्यशैली और मुख्यमंत्री के विजन को लेके क्या सोचते हैं? ऐसा है कि 2-3 चीजों से मैं प्रभावित हूँ मनोहर लाल जी एक तो मेरे दादरी जो जिले का जो इतना भी जो काम था वो मेरे कहने से जो काम करा उन्होंने मेरे को रिगार्ड करा मेरे को सम्मान देते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है जी दूसरी बात उनकी 2 कार्यशैली औरों से हटके थी जितने भी मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल के बाद में चाहे वो नौकरी का मामला था या भ्रष्टाचार का मामला था उसको 100% परिवर्तन लाने की कोशिश करी माननीय मनोहर लाल जी ने हो सकता है कामयाबी तो 100% नहीं मिली लेकिन अपनी तरफ से एक आदमी की प्रयास एक तरफ अपनी तरफ से सोच था कि ऐसा होना चाहिए तो उन्होंने प्रयास करा दूसरी बात यह है जो अभी 1,80,000 जो सालाना इनकम चाहे कोई भी हो किसी जाति पाति का हो गरीब आदमी हो जरूरतमंद है उसको एक कैटेगरी पॉलिसी बनाई है तो वो भी एक गरीब आदमी को जरूरतमंद वाला आदमी है उसका हक उसने मिलना चाहिए पेट भरने का सबको अधिकार है जी तो एक पॉलिसी है उसके तहत गरीब को अप्रिशिएट करते हैं अच्छा काम मानता हूँ। संगम साहब लंबे टाइम से आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं चुनाव भी आपने 2-3 लड़े तो संबंधों की बात होती है मुख्यमंत्री को लेके आपके मीठे खट्टे संबंध हैं या वैसे ही हैं जैसे पहले थे क्योंकि एक बार आप अलग हो चुके फिर दोबारा आप इनके साथ हैं और ये नीतिगत फैसला लगता है आपका कि भाई मैं इश्यूज के ऊपर मुद्दों के ऊपर मैंने समर्थन वापस लिया और मुद्दों के ऊपर ही मैं सरकार के साथ हूं तो क्या सरकार के साथ होने के लिए कोई औपचारिक घोषणा आप करेंगे या की है या करना चाहेंगे? ऐसा है मैं अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल की राजनीति जी सरकार अच्छा काम करती है तो सरकार को प्रोत्साहन सरकार के साथ अगर सरकार ने किसान आंदोलन के अंदर किसान भाइयों ने ठीक नहीं माना तीनों कानून गलत माने तो किसान भाइयों के साथ जहाँ तक घोषणा की या बिना घोषणा की जब मैं 2014 का चुनाव लड़ा 2006 से मैं बीजेपी में था बीजेपी विचारधारा से जुड़ा हुआ था तो आज भी हूँ इसमें कोई नो डाउट लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है तो उसमें न किसी प्रकार की घोषणा न कुछ नहीं एक सूत्री कार्यक्रम है जो सरकार हमारा काम कर रही है जनता का भला कर रही है दादरी का विकास कर रही है तो मैं एक जिम्मेवार एक पंचायती कैंडिडेट एमएलए बनने के कारण मेरा भी धर्म बनता है जो हमारे को कोऑपरेट करता है उसको सहयोग करना चाहिए। सलमान साहब देखिए एक राजनीति हाँ बिल्कुल ठीक है एक राजनीतिक सवाल है आज हरियाणा ही नहीं पूरा देश बात को महसूस करता है कि मनोहर लाल के सामने मनोहर लाल सरकार के सामने 2 विकल्प हैं सरकार को चलाने के एक उनका चल रहा है गठबंधन की सरकार है दूसरा बार बार इधर उधर से सवाल उठते हैं कि जजपा के साथ उनका गठबंधन टूट भी सकता है जारी भी रह सकता है दोनों तरफ से एक अटूट है लेकिन मान लो कोई ऐसी बात आती है कि सरकार दूसरे विकल्प पर काम करना चाहती है तो ऐसे में तो फैसला करना पड़ेगा
तो वो आपका निजी फैसला होगा या उसके लिए आप लोगों के बीच में जाके कोई बात करेंगे? ऐसा है, ये राजनीति के अंदर अफवाह चलते रहते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता जी। ये सरकार पिछले 2.5-3 साल से चल रही है। हाँ जी। मुझे नहीं ऐसा महसूस हो रहा है, जो सर को सोचता है तो उसकी अपनी सोच है। ये सरकार इनका गठबंधन ऐसे एज इट इज रहेगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि दोनों की अपनी तरफ से जो मेल मिलाप इनका अपना सिस्टम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा अपना खुद का काम है, हमें इस बात से कोई संबंध नहीं है जी। वो हम तो चाहें कि गठबंधन का चले, सरकार चले, अच्छी बात है, लेकिन हमारे से तो जो कोऑपरेट होगा अपनी तरफ से अच्छे काम के लिए सरकार के साथ आज खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का हो, मुख्यमंत्री को हो, आपके जो काम होते हैं उनको वो गंभीरता से टेकअप करते हैं, उन पे काम हो रहा है। तो क्या आगे आने वाले टाइम पे ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि ये आपको ये सरकार में किसी लाभ के पद पर समायोजित करने की कोशिश करें, तो क्या आपका सवाल, आपका जवाब ना होगा या आपकी सहमति भी हो सकती है? ऐसा है, माननीय मनोहर लाल जी से पहले भी अच्छे संबंध थे, आज भी हैं, आंदोलन के दौरान भी थे, क्यों थे, कोई हमारा कोई खुद का स्वार्थ नहीं। ठीक है जी। रही जहाँ तक किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ध्येय है कि मैं अपनी तरफ से जनता की दादरी की आवाज़ को उठाऊं, उनको ऊपर मिलिजामा पहनाऊं, हल्के का ज़्यादा विकास हो, एक बेहतरीन समाज बने, एक बेहतरीन जिला बने, डेवलपमेंट शहर का हो, हर भाई को अच्छा रोजगार अवसर पैदा हो, आगे बढ़े, इसी में मैं खुशी है। मैं इसी प्रकार ही कोई ठीक बात। संगवान साहब, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की परफॉर्मेंस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा की राजनीति पे असर, ये दो जो सवाल हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा है, कुछ भाई बहुत उतावलापन है राजनीति के अंदर, जहाँ जिधर देखा उधर ही भाग लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, पंजाब में जो आपकी सरकार बनी है, इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव मिली है, तो यहाँ उनको काम करके दिखाने का मौका मिल जाए। अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं, बेहतरीन, बहुत समस्याएं हैं पंजाब के अंदर, नशाखोरी है, माइनिंग है, भ्रष्टाचार है, और कई ऐसी समस्या हैं। आज 4-4 महीने कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती, ऊपर से घोषणा करेंगे जो उन्होंने वादा कर रखा है किसानों को कर्ज माफ करेंगे, जब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं है तो बहुत बड़ी चुनौती है। मैं नहीं समझता कि इस चुनौती को पार पाना इतना आसान काम है। आपने तो हरियाणा सरकार को सलाह दी है कि आप अपने सोर्सेज बढ़ाइए, क्योंकि जो जितना पैसा सरकार के पास जो बचता है डेवलपमेंट के लिए, वो पर्याप्त नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि पंजाब के पास आज के हालात परिस्थिति में सरकार उस तरह मजबूती नहीं है कि वो कर्ज माफ कर दे, बिजली फ्री दे दे। बहुत बड़ी चुनौती है, उन चुनौती को पार पाना इतना आसान काम नहीं है। अभी तो पार्टी ने सरकार बनी है, अभी देखना, तेल देखना, तिलों की धार भी देखना, इसको काम करने में बहुत समय लगेगा। बहुत विवेक और बुद्धि से, सद्बुद्धि से अगर मान ले के मेहरबानी ठीक ठाक है तो उसी के बाद में करना इतना आसान काम नहीं है कि जिस प्रकार के लोगों ने आशा है आप पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है, उसके ऊपर सरकार खरी उतरेगी, उसको डेवलप करने में बहुत काफी टाइम लगेगा, व्यवस्था करने में। अभी कुछ कहना जल्दबाजी। तो आप हरियाणा सरकार को, मनोहर सरकार को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कहो या टैक्स की लीकेज रोकने के लिए, क्या आपने अलग से भी कुछ सुझाव मुख्यमंत्री को या सरकार के किसी प्रतिनिधि को मतलब मौके पे समय पर दिए हैं? ऐसा है, मैंने तो विधानसभा में कहा सोर्स ऑफ इनकम के साधन बनाओ जी, जो टैक्स की चोरी उसको रोको, भ्रष्टाचार को रोको। तो अपने तरफ से मनोहर जी प्रयास कर रहे हैं, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हुड्डा को लेके, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके भी आपने कुछ कहा था कि उसको थोड़ा स्पष्ट करके पाठकों को बताओ जी। ऐसा है कि हुड्डा डिपार्टमेंट के ऊपर 20-25 हजार रुपया करोड़ कर्जा है, और हुड्डा के पास प्रॉपर्टी 70-80 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो जमींदारों पे देनदारी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार ने सुझाव भी दिया था कि उसको तुरंत प्रभाव से जो हुड्डा की प्रॉपर्टी है उसको सरकार रेट के हिसाब से जो भी सिस्टम बने उसको बेच के लोगों की अदायगी भी करे, और हुड्डा के नए डिस्ट्रिक्ट वाइज नए सेक्टर डेवलप करे, क्योंकि सरकार ने एक तरफ कर दी रजिस्ट्री बंद है, 7A काम लागू कर दी, लेकिन 7A लागू कर दी अच्छी बात है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी नहीं कटेंगे, लेकिन जो लोग बस चाहते हैं उनके लिए सेक्टर भी डेवलप करना चाहिए, उन लोगों के बचने के लिए जगह भी ऑथराइज कॉलोनी सरकार ने देनी चाहिए।
विधायक जी, सरकार पर है ना भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। इस विधानसभा के सेशन में भी अभय सिंह चौटाला ने 400 करोड़ रुपए का रजिस्ट्रियों के घोटाले की बात कर दी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि देखो, भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, सरकार के ऊपर लगते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक रजिस्ट्री की बात थी, ये जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी की जो रजिस्ट्री होती है, ये पहले भी होती थी। अब सरकार ने थोड़ी सख्ताई कर दी तो थोड़ी सी रुक गई, क्योंकि तहसीलदार रजिस्ट्री करते हैं, वो सारा सौदा ऊपर तक सेटिंग करके रजिस्ट्री करते रहते हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी कटती है जी। तो उसके ऊपर अब सरकार ने पता कहा है, है unauthorized 2010 से लेकर 2022 तक 21 तक की जो भी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, जो इंक्वायरी करेंगे तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, अधिकारियों के दिमाग में भय आएगा। सर, ये क्या मुख्यमंत्री की तरफ से ये नहीं कहा जाना चाहिए था कि मौजूदा सरकार में जो रजिस्ट्रियाँ हुई हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे? 10 साल 2010 तक की करने में तो लंबा मामला हो जाता, वो इंक्वायरी तो पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। ऐसा है, एक इंक्वायरी का मतलब भय, जी जी, अधिकारी दिमाग में भय होगा, तुमने गलत काम है, तुम्हारे खिलाफ ही होगा, तो इससे कुछ न कुछ भ्रष्टाचार को रोकने में कुछ लगेगा जी। और जहाँ तक इंक्वायरी बात है, जब इंक्वायरी साफ नीति से हो गई तो मैं नहीं समझता, चाहे 2010 हो, चाहे 16 हो, चाहे 22 हो, जब सरकार अपने उससे कराएगी तो उसमें दूध का दूध, पानी पानी छंट जाएगा। जो भी दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। जी, धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी।